देखिएगा क्या बात कह रहा है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। बातों को समझिएगा, बातों को आराम से समझिएगा। कह रहा है निषेचन के लिए कौन आवश्यक है निम्नलिखित में, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में से निषेचन के लिए आवश्यक कौन है। निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक कौन है। सबसे पहला कह रहा है करोला, क्या करोला है जो निषेचन के लिए जरूरी है। या फिर कह रहा परिपक्व ओव्यूल, क्या ओव्यूल निषेचन के लिए जरूरी है। या फिर कह रहा क्लैक्स आपका निषेचन के लिए जरूरी है, या फिर फ्रूट निषेचन के लिए जरूरी है। तो फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि निषेचन के लिए इनमें से जरूरी कौन है। फटाफट तेजी से आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, निषेचन के लिए इनमें से जरूरी क्या है। क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल मणि कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर संस्कारी यादव जी। क्या बात है जी, गजब का नाम रखते हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर है आपका भी। चलिए, तो जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्या है ओव्यूल। ध्यान रखिएगा, क्या है ओव्यूल, परिपक्व ओव्यूल। निषेचन के लिए आवश्यक कौन है, परिपक्व ओव्यूल, क्योंकि करोला में निषेचन का कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता है, तो ओव्यूल की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग पढ़े जो ओव्यूल होता है वो कहाँ होता है, ओवरी में होता है। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये क्या है, तो फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है। जो फ्लावर के फीमेल पार्ट ये फ्लावर में कहाँ होता है, तो ओवरी में। कहाँ होता है, ओवरी में। ध्यान रखिएगा, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, जो निषेचन के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, पहले से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम आपको बता दें, क्वेश्चन का रहा एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय, प्रवेश करते समय, किसको प्रवेश करते समय, तो एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होते हैं। अब बताइएगा प्राग नलिका में क्या होते हैं और कितने युग्मक होते हैं। कह रहा है 2 नर युग्मक होते हैं, बिल्कुल हम आप लोग को बता रखे हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। दूसरा कह रहा 2 नर केंद्रक होते हैं। तीसरा 4 नए युग्मक होते हैं, और चौथा 3 नर युग्मक होते हैं। तो फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब प्राग नलिका में प्रवेश करता है एम्ब्रियो सेक, तो उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मेल गामेट्स। ध्यान रखिएगा, प्राग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं, तो 2 नर युग्मक होते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको बता दें, आप लोग ध्यान रखिएगा। करा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब बताइएगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण। और आप लोग पढ़ें कि बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं। आप लोग बिल्कुल पढ़ें बीजाणु निर्माण स्पोरोजेनेसिस, जिसमें आप लोग पढ़ें कि बीज के विकास यानी कि बीजाणु का विकास और निर्माण को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, आप लोग फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ध्यान रखिएगा, स्पोर फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं क्या, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को, तो बिल्कुल सही आंसर पहले में ही दिख रहा है कि बीजाणु के विकास एवं निर्माण को क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। पहला ऑप्शन ही यहाँ सही होगा। करा डेवलपमेंट एंड, करा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्योंकि जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है
और स्पोर का डेवलपमेंट होता है तो उसे स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये 2 नंबर का हम बताए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से पूछा जाएगा कि बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल सी परिभाषा दे दीजिएगा कि जब बीजाणु के विकास एवं निर्माण होती है तो बीजाणु एवं विकास के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44? कह रहा है इसमें दो युक्त परागकोश, कह रहा है दो युक्त परागकोश किसमें पाया जाता है? दो युक्त परागकोश किसमें पाया जाता है? कह रहा है क्या वृश्चिका में पाया जाता है, या धनिया में, या लेग्यूम्स में, या कह रहा है हाबिस्कस में? तो ध्यान रखिएगा, बताइएगा कि कह रहा है दो युक्त परागकोश किसमें पाया जाता है। अब हम आपको बता दें, दो आपका युक्त परागकोश जो होता है वो उड़हुल के फूल में पाया जाता है, जिसको कहते हैं हाबिस्कस फ्लावर। क्या कहते हैं? हाबिस्कस फ्लावर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाबिस्कस। हाबिस्कस ये क्या है? ये फ्लावर है। हाबिस्कस क्या है? फ्लावर है। ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं उड़हुल की फूल या गुड़हल की फूल। गुड़हल की फूल को हम क्या कहते हैं? हाबिस्कस फ्लावर कहते हैं, जिसमें दो युक्त परागकोश देखने को मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। बिल्कुल आप लोग आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आसान सा है। कह रहा है फ्लाइनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा, फ्लाइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हम आप लोग बताए थे कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो पॉलन ग्रेन का। किसका अध्ययन करते हैं? पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड फ्लाइनोलॉजी। तो करेक्ट आंसर ए नंबर ही हमारा देखने को मिल रहा है, परागकण। पॉलन ग्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर राइट है। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये सब याद करते जाएंगे, आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कौन सा डाइपोलवाइड है? इसमें से डाइपोलवाइड कौन है? कह रहा है क्या परागकण डाइपोलवाइड है, पॉलन ग्रेन, या फिर इग बोले तो अंड, बोल रहा है मेगास्पोर, या फिर कह रहा है एमएमसी। एमएमसी तो फटाफट बता दीजिएगा, इनमें से डाइपोलवाइड कौन है? डाइपोलवाइड बोले तो द्विगुणित कौन है? इनमें से द्विगुणित कौन है? बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बता सकते हैं। क्या बात है? किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है, सभी लोगों का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है, सभी लोगों का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। बिल्कुल तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या बात है, आप लोग का आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। ध्यान रखिएगा, और हम बताए हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n। और 2n को ही हम क्या कहते हैं? डाइपोलवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोलवाइड, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब 2n और अगुणित का मतलब n बताए थे कि n बोले तो अगुणित और द्विगुणित बोले तो 2n, 2n बोले तो द्विगुणित। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमएमसी हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। बताइएगा, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है, किसके साथ? जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या फ्यूनिकल कहते हैं, या फिर क्या इलम कहते हैं, या फिर करा प्लेसेंटा कहते हैं,
या चला जा कहते हैं? फटाफट आप लोग बता देंगे कि जो उत्तक का जो भाग ओव्यूल के साथ जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे, बिल्कुल तेजी से कमेंट कर देंगे। बी नंबर आ रहा है, क्या बात है। और संस्कारी जी सी नंबर आ रहा है, और सोनू कुमार का सी आ रहा है, और किंग बॉय का सी आ रहा है, विकास कुमार का सी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है, जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, प्लेसेंटा। हम बताए थे कि जो भाग क्या होता है ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपरा। कुछ याद आया? अपरा, कुछ याद आया? अपरा हम बताए थे जो माँ और बच्चे को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। अब सोच कर देखिए, अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। ध्यान रखिएगा, ये है अंडाशय। अब हम बताए थे कि बीज का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीज का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। क्योंकि हम बताए थे कि जो बीज है ये बीज का निर्माण किससे होता है? तो ओव्यूल से। ओव्यूल डेवलप करता है तो सीड बनता है। ओव्यूल डेवलप करता है तो सीड बनता है। और जब ओवरी डेवलप करता है, ओवरी डेवलप करता है, ध्यान रखिएगा, अंडाशय डेवलप करता है तो क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है, फल बनाता है। अब जब फल बनता है तो किससे? अंडाशय से। और सीड बनता है तो किससे? ओव्यूल से। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक पौधे का जो संतान होता है वो हम क्या बताए थे? बीज होता है। और जो बीज होता है वो अंडाशय के साथ जुड़ा रहता है, किससे? तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये जो बीज को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसे बताया जाते हैं मटर है, ये क्या है? मटर है। और इस प्रकार से मटर जुड़ा हुआ रहे तो ध्यान रखिएगा ये मटर क्या हो गया? बीज हो गया ना, सीड हो गया। और ये सीड किसका रूप हो गया? तो ये ओव्यूल का रूप हो गया। अब आपस में ये दोनों कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, तो किससे? प्लेसेंटा से। हम बताए थे प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा का काम होता है माँ और बच्चे को जोड़ करके रखना। और बच्चा एक प्रकार से कौन हो गया? सीड। सीड एक प्रकार का क्या हो गया? बच्चा हो गया ना पौधों में। तो ध्यान रखिएगा, बीज को जोड़ने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है माँ और बच्चे को जोड़ करके रखना। वो मनुष्य हो या पौधा हो, दोनों में प्लेसेंटा का कार्य एक ही होता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। करा माइक्रोपायल किस में पाया जाता है? चलिए बताइएगा, माइक्रोपायल किस में पाया जाता है? करा ओव्यूल, सीड, ए एवं बी दोनों, या फिर फल? करा माइक्रोपायल किस में पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि माइक्रोपायल जो होता है वो ओव्यूल और सीड दोनों हो जाएगा। कहीं सर क्यों, कैसे होगा? तो हम बता दें कि ओव्यूल का ही रूप कौन है? सीड। ओव्यूल का ही दूसरा रूप कौन है? सीड। क्योंकि ओव्यूल जो होता है वो किसके अंदर? ओवरी के अंदर होता है। हम बता दें कि यदि ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और जब ओव्यूल डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो ओव्यूल ही डेवलप करके क्या बनाता है? सीड बनाता है, सीड का निर्माण करता है। सीड का निर्माण किससे होता है? ओवल से होता है। जब ओवल डेवलप होता है तो सीड बन जाता है, और जब ओवरी डेवलप होता है तो फ्रूट बन जाता है। यह आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ओव्यूल और सीड दोनों एक ही हो गया, क्योंकि ओवुल का रूप ही कौन है? सीड है। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि ए और बी दोनों ओवुल एंड सीड। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग का राइट जवाब है। यस, राइट जवाब है। बात समझ में आ गया होगा, ओवरी और ओवुल दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ओवरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 क्या कर रहा है? मादा गैमेटोफाइट दर्शाते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा प्रश्न है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि यहाँ कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है?
करा क्या ओव्यूल को, एम्ब्रियो सेक को, या करा मेगास्पोर मदर सेल को, या करा मेगास्पोरोफाइल का। ध्यान रखिएगा, बताइएगा मेगास्पोरोफाइल का। अब बताइएगा करेक्ट यहां से क्या आ जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट किसको प्रदर्शित करता है? फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद बोले तो हम बोल सकते हैं हिंदी में मादा युग्मकोद्भिद किसको प्रदर्शित करता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का बी आ रहा है, यानी सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो हम बता दें कि करेक्ट आंसर जो यहाँ होगा वो क्या होगा, हम बता दें क्या बात, सी आ रहा, किन्हीं का ए आ रहा, लेकिन करेक्ट आंसर तो आ ही नहीं रहा है। क्या बात, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोसेक हो जाएगा, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसको दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, ओव्यूल तो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ध्यान रखिएगा, गैमेटोफाइट में नहीं आएगा। मादा युग्मकोद्भिद का रहा और ओव्यूल युग्मकोद्भिद नहीं है। ओव्यूल जो है एक पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट है ओव्यूल, इसलिए गलत हो जाएगा। यदि युग्मकोद्भिद की बात करें तो एम्ब्रियोसेक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे फिर करा मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ध्यान रखिएगा। और मेगास्पोरोफाइलकारा ये भी बिल्कुल अलग हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा, निषेचन के समय किस प्रारूपिक द्विबीजपत्र करा द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट होते हैं? द्विबीजपत्र मतलब द्विबीजपत्री डायरेक्ट बोले तो वैसे बीजपत्र जिसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जिस बीजपत्र को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। और द्विबीजपत्र जो होता है वो कह रहा है मादा गैमेटोफाइट होते हैं। अब क्या होते हैं भाई मादा गैमेटोफाइट, है ना? तो ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होते हैं। तो हम आप लोग को डायग्राम बता दें, कुछ याद दिला दें। किस प्रकार के डायग्राम आप लोग पढ़े हैं जिसमें 1 2 3 1 2 3 और 1 2, कुछ याद आए आप लोग को? इस तरह का डायग्राम क्या कुछ याद आए आप लोग को? हम थ्योरी में ऑलरेडी इस डायग्राम को बनवा रखे हैं और हम बता रखे हैं, क्लियर? तो अब दिमाग लगा लीजिए आप लोग, थोड़ी सी आप लोग दिमाग लगा लीजिए आप लोग। अब देखिएगा, पहला का रहा 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, दूसरा का रहा 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, तीसरा का रहा 7 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, चौथा का रहा 4 केंद्रकीय 4 कोशिकीय। तो बताइएगा कि एक जो एम्ब्रियोसेक होता है, यानी कि बोला जाए, है ना, तो एक जो आपका अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल बताए थे, ध्यान रखिएगा, वो ओव्यूल में यदि या जो फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, मादा युग्मकोद्भिद, ये एम्ब्रियोसेक की बात करें, किसकी बात, किसका फिगर बनवाए थे? एम्ब्रियोसेक का फिगर बनवाए थे। यदि एक एम्ब्रियोसेक की बात करें तो इस प्रकार का डायग्राम हम आप लोग को कुछ बताए थे, जिसमें से 1 2 3 तीन सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, 6 गो और एक सेल बीच में 7 गो। सेल कैगो हो गया? 7 गो हो गया। सेल कैगो हो गया? 7 गो। तो हम यहाँ बोलेंगे 7 सेल। कितने सेल? 7 सेल। और यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में 3 सेल नीचे है ना, तो 3 न्यूक्लियस नीचे हो जाएगा। 3 सेल नीचे है तो 3 न्यूक्लियस नीचे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं प्रत्येक सेल के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है। और यहाँ 3 सेल है, न्यूक्लियस भी आप लोग को दिख रहा है 1 2 3, तो 3 न्यूक्लियस नीचे, 3 केंद्रक नीचे, फिर 3 सेल ऊपर है ना, तो 3 केंद्रक ऊपर भी हो जाएगा, यानी कि 3 केंद्रक ऊपर और 3 केंद्रक नीचे। 3 न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस कितना हो गया? 6 न्यूक्लियस। और एक सेल बीच में है ना, तो एक सेल बीच में तो एक न्यूक्लियस भी बीच में, तो 6 1 7, और एक सिर्फ यहाँ न्यूक्लियस है 7 और 1 8, यानी कि केंद्रकों की संख्या, न्यूक्लियस की संख्या कितनी यहाँ है? 8, यानी कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस आंसर होनी चाहिए। अब पहला करा है 7 सेल 8 न्यूक्लियस, देख लीजिए 7 सेल बिल्कुल सही, 7 सेल 7 कोशीय एवं 8 केंद्रकीय, यहाँ तो हमें लगता है पहला ऑप्शन ही सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, 8 केंद्रकीय 8 कोशीय, तो 8 केंद्रक तो सही है लेकिन 8 कोशीय सही नहीं है।
यानी कि ये गलत हो गया। 7 केंद्रक की 8 कोषीय, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, गलत हो गया। और 4 ये भी गलत हो गया, क्योंकि 4 नहीं होता, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे। जो फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़े हैं, फ्लावरिंग प्लांट पढ़े हैं, फ्लावर में मेल फीमेल पढ़े हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जो नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, जो फ्लावरिंग प्लांट्स को नहीं पढ़े हैं, उनको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। उसका जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। और यदि पहले पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यस या नो फटाफट एक बार सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे। चलिए फटाफट कमेंट कर देंगे। आई एम फ्रॉम असम, क्या बात है, चलिए गुड, अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, गुड, अच्छी बात है। चलिए यस सर। तो बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ वैसा था नहीं, है ना। जो पढ़े हैं, जो ध्यान देते हैं पढ़ाई लिखाई पे, उनके लिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आंसर बताइएगा। करा एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाता है कहलाती है। अब बताइएगा, करा है जो एक गुणित कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करता है? भ्रूणकोश बनाता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश बनाता है, क्या कहलाता है? करा क्या मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है, या फंक्शनल सेल कहलाता है, या नॉन फंक्शनल सेल कहलाता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, लेट ना करते हुए फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आ गया करेक्ट आंसर, सी नंबर, फंक्शनल सेल। बिल्कुल राइट आंसर आ गया, फंक्शनल सेल। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं? फंक्शनल सेल कहलाते हैं। तो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाता है, वह फंक्शनल सेल कहलाता है। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए तेजी से बताइएगा फटाफट, क्या करा ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप लोग देखिएगा और फटाफट तेजी से बताइएगा कि ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। क्या मध्य कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, या फिर परिवर्तनशील कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, या एमएमसी है, या करा एंटीपोडल है? इसमें से ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओव्यूल बोले तो ओव्यूल किसके अंदर ये पाया जाता है? ओवरी के अंदर पाया जाता है। ये क्या है? तो फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये क्या है? तो फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फ्लावर का फीमेल पार्ट ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और जब ओव्यूल बड़ा होता है तो ओव्यूल के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन होता है? जब एक ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा भाग कौन होता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे आप सभी लोग, तेजी से फटाफट कमेंट कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए फटाफट तेजी से बी नंबर किन्हीं का आ रहा है, सी नंबर सभी लोगों का अलग अलग आ रहा है ना। किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का कुछ आ रहा है, तो हम बता दें जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। एमएमसी आ रहा है ना, मेगास्पोर मदर सेल आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप बिल्कुल सही जगह पर तीर का निशाना लगाए, है ना। आपका तीर का निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा है। आपका ध्यान रखिएगा, एमएमसी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कह रहा है ना। और सेंट्रल कोशिका ध्यान रखिएगा, परिवर्तनशील कोशिका, एंटीपोडल, ये सब ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल के सामने बिल्कुल छोटा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। सबसे करेक्ट आंसर यहाँ आपका एमएमसी दिख रहा है, बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा किसके द्वारा किसी आवृत्ति बीजी टेट्राड में के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है। चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है। फिर से समझ लीजिए, करा किसके द्वारा किसी आवृत्ति बीजी टेट्राड में, किसी आवृत्ति बीजी टेट्राड में के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सेलुलोज, दूसरा स्पोरोपोलेनिन, तीसरा पैक्टोज, और चौथा कालोज। तो हम आपको बता दें, कह रहा है
चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है, यानी कि चारों माइक्रोस्पोर्स को ढकने वाला टेट्रा आवर्त बीजी में कौन है बताइएगा। बताइएगा, फटाफट तेजी से कमेंट कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है? किन्हीं का ए, किन्हीं का बी, किन्हीं का डी आ रहा, तो हम बता दें। सेलुलोज और स्पोरोपोलेनिन और पैक्टोज, ये सब क्या है हम आपको बता दें कि जो सेलुलोज है ये सब क्या पॉलन ग्रेन पर पाए जाने वाला लेयर है। आप लोग पढ़े कि जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन में दो लेयर होता है, एक साइन और इंटाइन, जिसमें इंटाइन सेलुलोज का बना होता है और पैक्टिन का बना होता है, और जो एक साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो ये सब पॉलन ग्रेन में पाए जाने वाला लेयर है, ध्यान रखिएगा। लेयर बना होता है किसके? तो आपका सेलुलोज का और स्पोरोपोलेनिन का। अब यहाँ बात करें पैक्टोज और कालोज का, तो इसे पैक्टोज नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है? कालोज है, डी नंबर कालोज होता है, ध्यान रखिएगा। चारों ओर किसका ढका होता है? तो कालोज का ढका होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है जिनका डी नंबर आ रहा है। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से छाटा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल आप तैयारी जम के कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल ढिलाई मत कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, देखिएगा क्या करा किसी आवृत्ति बीजी, क्वेश्चन नंबर 54 करा है किसी आवृत्ति बीजी एक बीजपत्री के नर होते हैं। अब बताइएगा, कोई आवृत्ति बीजी पौधा है और उस आवृत्ति बीजी पौधा के एक बीजपत्री के नर होते हैं। एक बीजपत्री मतलब वैसे बीजपत्र जिसे दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। सभी लोगों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है ना, मोनोकॉट्स कहते हैं। अब पहला कह रहा है, इसमें कह रहा है एक बीजपत्री के नर होते हैं, बताइएगा क्या होते हैं? क्या माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, या फिर कह रहा है नेओशलुअस होता है, या फिर कह रहा है माइक्रोस्पोर होता है, या स्टामेन होता है? फटाफट तेजी से आप लोग कमेंट कर देंगे, तेजी से फटाफट सभी लोग कमेंट कर देंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप लोग जान रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आया है। क्या बात है राज, क्या बात है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट, एकदम सही जगह पर निशाना लगाए हैं। माइक्रोस्पोर, करेक्ट आंसर क्या है? माइक्रोस्पोर बिल्कुल राइट आंसर है कि एक बीजपत्री के नर होते हैं, वो क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर होते हैं। करेक्ट आंसर माइक्रोस्पोर होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। बहुत लोगों का ऑप्शन डी आ रहा था क्योंकि उनको स्टैमेन लग रहा था, तो हम बता दें जो स्टैमेन है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। किसका मेल पार्ट है? फ्लावर का मेल पार्ट कौन है? स्टैमेन है। तो स्टैमेन यहाँ नहीं होगा, यहाँ फ्लावर का आपका मेल पार्ट नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? रासायनिक रूप से बना होता है। अब बताइएगा इसमें रासायनिक रूप से कौन बना होता है? फटाफट तेजी से बताइएगा, इसमें रासायनिक रूप से कौन बना होता है? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा आप लोग तेजी से, तेजी से। तेजी से फटाफट कमेंट करेंगे। पहला करा प्रोटीन और दूसरा करा लिपिड, तीसरा करा कार्बोहाइड्रेट और चौथा कह रहा है स्पोरोपोलेनियम। ध्यान रखिएगा स्पोरोपोलेनियम। तो फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, इसमें रासायनिक रूप से बना होता है कौन है? जो रासायनिक रूप से बना होता है केमिकली कौन इसमें बना होता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे आप सभी लोग, फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल बी नंबर, क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। लिपिड, क्या लिपिड? लिपिड जो होता है ध्यान रखिएगा, लिपिड एवं कह रहा है कैरोटेनॉइड्स, ध्यान रखिएगा। लिपिड एवं कैरोटेनॉइड्स जो होता है ये मुख्य रूप से रासायनिक रूप से बने होते हैं। ये केमिकली बना होता है, लिपिड और कैरोटेनॉइड्स ये दोनों केमिकली बने होते हैं।
करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर लिपिड एवं कैरोटीनॉइड बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 56 पर, क्वेश्चन नंबर 56 पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका क्या करा किसी प्रागकण की बाहरी स्तर, करा किसी प्रागकण के बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है। अब हम आप लोग को बताए हैं कि प्रागकण की बाहरी स्तर, प्रागकण के स्तर बताए ना, प्रागकण में कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं, 2 लेयर होते हैं पॉलन ग्रेन में। प्रागकण को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। जैसे कि ये हम लिए क्या है, ये हमारा है पॉलन ग्रेन, प्रागकण है, और प्रागकण में हम बताए हैं कितने लेयर होते हैं, तो 2 लेयर होते हैं। प्रागकण में कितना लेयर, 2 लेयर। जैसे कि हम देते हैं पहला लेयर, ये हो गया आपका लेयर नंबर 1 अंदर वाला, और एक लेयर हम और देते हैं, ये हो गया लेयर नंबर 2 बाहर वाला। अब आप लोग जानते हैं कि हम पॉलन ग्रेन के बाहर वाला लेयर को एक साइन कहते हैं, और अंदर वाला लेयर को इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, बाहरी वाला ना, तो बाहरी वाला कौन हो गया, एक साइन, जिसको कहते हैं ब्राइचोल। और जो बाहर वाला होता है, जो बाहर वाला होता है एक साइन, ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और अंदर वाला जो इंटाइन होता है, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का और पैक्टिन का, सेलुलोज का और पैक्टिन का। तो बाहर वाला पूछ रहा है तो स्पोरोपोलेनिन, और जब अंदर वाला चोलो पूछता तो सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा, ऑप्शन पहला कह रहा टेनिन, तो बिल्कुल गलत है, टेनिन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा कह रहा पैक्टोसेलुलोज, तो पैक्टोसेलुलोज यहाँ गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बताएं बाहर वाला लेयर स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यहाँ देखिए आ गया स्पोरोपोलेनिन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब है स्पोरोपोलेनिन, कि प्रागकण का ब्राह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी नंबर। आप लोग का जवाब बिल्कुल राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। चल तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है किसी ओव्यूल में, क्या कह रहा है, किसी ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक, और फिर कॉमा कह रहा माइक्रोपायल, पहला एम्ब्रियो सेक, फिर कह रहा माइक्रोपायल तथा फ्यूनिकल, कह रहा यदि एक सीधा में हो तो इसे कहते हैं। अब एम्ब्रियो सेक, माइक्रोपायल, फ्यूनिकल एक सीधा में हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला कह रहा क्या ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, दूसरा कह रहा एम्फिलोट्रोपस कहते हैं, और तीसरा कह रहा एनाट्रोपस कहते हैं, और चौथा कह रहा कैम्पिलोट्रोपस कहते हैं। तो फटाफट यहाँ बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब एम्ब्रियो शेक, माइक्रोपायल और फ्यूनिकल तीनों सीधा हो तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका क्वेश्चन रहा, नंबर रहा 58। देखिएगा क्वेश्चन 58 क्या करा यदि ओव्यूल करा मुड़ा हुआ हो, अभी क्या था सीधा कर रहा था ना, अभी क्या गया मुड़ा हुआ, करा यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूणकोश करा घोड़े के नालनुमा हो तो इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब जब सीधा हो और भ्रूणकोश मुड़ा हुआ हो, नालनुमा हो तो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा। फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट कर देंगे। देखिएगा पहला कह रहा है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा कह रहा है सर्किनोट्रोपस, ध्यान रखिएगा। और तीसरा कह रहा है एम्फियोट्रोपस, ध्यान रखिएगा, और चौथा, ये तीसरा हो गया, ध्यान रखिएगा एम्फियोट्रोपस, और चौथा कह रहा है क्या, तो ऑर्थोट्रोपस। अब इसमें
करेक्ट आंसर आपको चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि पहला एनाट्रोपस तो नहीं होगा, क्योंकि एनाट्रोपस बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं, एनाट्रोपस के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एनाट्रोपस जो हमारा होता है वो क्या हमारा बिल्कुल सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपका एक क्या दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, एम्फीट्रोपस, क्या दिख रहा है, एम्फीट्रोपस। अब आप लोग पढ़े कि जब मुड़ा हुआ रहे, क्या रहे, मुड़ा हुआ रहे, तो वो क्या होता है, एम्फीट्रोपस होता है। एम्फी मतलब हम बताएं कि मुड़ा हुआ रहे, या हम बताए थे सिंपल सी हॉर्स के, ध्यान रखिएगा, नाल के जैसा रहे, घोड़े के नाल का जैसा रहे, तो वो एम्फीट्रोपस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एम्फीट्रोपस। क्या हो जाएगा, एम्फीट्रोपस। करेक्ट आंसर यहाँ सी नंबर आप लोग का बिल्कुल राइट जवाब है। अब ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बच रहा है आप लोग का, बस 2 क्वेश्चन और बच रहा है, फटाफट आप लोग डील कर लेंगे। कह रहा है किसी आवृत्त बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। कह रहा भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र क्या होते हैं। पहला कह रहा क्या अगुणित होते हैं, अगुणित बोले तो n, और द्विगुणित बोले तो 2n, और त्रिगुणित बोले तो 3n। आप लोग जानते हैं, है ना। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा कि हमारा जो आवृत्त बीजी होता है वो आवृत्त बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र क्या होते हैं, एन होते हैं या 2n या 3n या 4n। फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। आप लोग जानते हैं यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, त्रिगुणित। ध्यान रखिएगा क्या होगा, त्रिगुणित, क्योंकि त्रिगुणित बोले तो ध्यान रखिएगा ट्रिपल वाइट, क्या हो जाएगा, ट्रिपल वाइट, ध्यान रखिएगा। अब ये आपका क्या कर रहा है, भ्रूण पोषक, तो यहाँ गुणसूत्र को हमसे कोई मतलब नहीं है, गुणसूत्र को हटाइए। हम डायरेक्ट आपको बताए थे कि जो हमारा भ्रूण पोष होता है वो क्या होता है, 3n होता है। क्या होता है, 3n। जैसे कि हमने बताया था कि जो युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और जो युग्मनज होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित। और जो भ्रूण होता है, ध्यान रखिएगा, या भ्रूणपोष होता है, ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमें यही पता चल गया कि भ्रूणपोष कह रहा है ना, तो भ्रूणपोष क्या होता है, 3n होता है। तो करेक्ट आंसर डायरेक्ट हम यहाँ चुन सकते हैं 3n, यानी कि त्रिगुणित होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। ये आपका ध्यान रखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दे देंगे, फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दे देंगे। करा निम्नलिखित में कौन एंथर वाल, एंथर वाल, और जानते हैं एंथर क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट है ना, एंथर फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है। करा एंथर वाल का हिस्सा नहीं है। अब एंथर वाल का हिस्सा कौन नहीं है, आप लोग पढ़े, ये आपका क्या रह गया, एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये दोनों फ्लावर का कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट है। और ये एंथर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पॉलिन ग्रेन होता है। अब आप लोग पढ़ें इसके एंथर में कि एंथर में टोटल कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर। जब इसका कटा हुआ सेक्शन आप लोग पढ़े हैं तो इसमें आप लोग पढ़े हैं 4 लेयर होते हैं, जिसमें से कह रहा है एंथर वाल का हिस्सा कौन नहीं है। तब देखिएगा टेपटम इसी का भाग हो गया, एंडोथीसियम इसी का भाग हो गया, मिडिल लेयर इसी का भाग हो गया। अब कह रहा एंडोथीलियम, तो एंडोथीलियम क्या है, एंथर का भाग नहीं है, एंथर का लेयर नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। अब यहाँ वही कह रहा एंथर वाल का हिस्सा कौन नहीं है, तो एंडोथेलियम नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्कुटेलम का भाग है, अस्कुटेलम का भाग कौन सा है, फटाफट आप लोग तेजी से कमेंट कर देंगे। अस्कुटेलम का भाग कौन सा है, फटाफट कमेंट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये बीच के अंदर पत्तेनुमा भाग होता है ना, बीच के अंदर पत्तेनुमा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम लोग आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 62। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 62 कह रहा है 100 परागकण मतलब 100 परागकण, परागकण बोले तो इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन। कह रहा है 100 परागकण पॉलन ग्रेन बनने के लिए
कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? प्राक्कन को पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो किसके अंदर, प्रागकोश के अंदर बनता है। हम बताए थे कि प्रागकोश क्या है, नर भाग है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्राक्कन बनता है। जो मादा युग्म, ये नर युग्मकोद्भिद है, प्राक्कन क्या है, नर युग्मकोद्भिद है, यानी हम बोले तो मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ध्यान रखिएगा। अब इसको बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की जरूरत है? अब 100 है ना, 100 है तो 25 चौके 100, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 3 नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं, बस इसको रट्टा मार जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पहले ही, कि 100 प्रागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 25, 100 के लिए 25 बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ 100 के जगह पर दूसरी संख्या को भी दिया जा सकता है, 100 के जगह पर दूसरी संख्या को भी दिया जा सकता है। क्लियर है, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर फटाफट फटाफट सभी लोग आंसर दे देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा बीजांड के बीजांडकाई में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारा बीजांड होता है, ये सभी को पता है कि बीजांड के में क्या होता है, बीजांड का। अब जो बीजांड के बीजांडकाय होता है, उस बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट के अंतिम अवस्था है, किसके, स्पोरोफाइट के अंतिम अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? पहला करा देख लीजिए, करा गुरु बीजाणु मातृकोशिका, दूसरा करा लघु बीजाणु मातृकोशिका, है ना, एक गुरु बीजाणु एक लघु बीजाणु, आप लोग पढ़े हैं। करा सहायक कोशिका, फिर करा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को मालूम है कि ये सारा क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग को मालूम है इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आ चुका है, किन्हीं का ए है किन्हीं का बी है। तो हम आपको बता दें कि जो करास्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था होती है उसे गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। एक है माइक्रोस्पोर, एक है माइक्रो, दोनों में अंतर है। लग रहा होगा, कह रहे होंगे सर दोनों तो एक ही है, तो हम बताते चले आपको कि इसमें ए लगा हुआ है, इसमें आई लगा हुआ है। अब ये माइक्रो, एक बताए थे हम क्या होता है, माइक्रो, MSCRO, एक माइक्रो, एक को बोलते हैं माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो, और इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। ध्यान रखिएगा। अब माइक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है, ये वैसा माइक्रो हो गया, ये वैसी चीजें हो गई जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नगन आंखों से, खुले आंख से देख सकते हैं। अब जिसे हम खुली आंखों से देख पाते हैं उसको माइक्रो कहते हैं, और जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसको माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। ये माइक्रो का मतलब हो जाता है सूक्ष्म, क्या हो जाता है, सूक्ष्म, जिसे हम नगन आंखों से खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो हो गया माइक्रो, MICRO। और जहां रहे MSCRO वहां समझेगा बड़ा, जो भी हो बड़ा हो, यानी कि हमारे आंखों से दिख सके, स्पष्ट साफ पता चल सके। क्या करेक्ट आंसर बी नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 64 क्या कह रहा, क्वेश्चन 64 आपका कह रहा है सामान्यतः एक परिपक्व, कह रहा है सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड। क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के भड़कना नहीं है, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जितना लंबा है उतना आसान है। कह रहा है एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलता है क्रमशः, यानी N, 2N और 3N की स्थिति कब मिलता है बताइएगा। इसमें N कौन है, 2N और 3N की स्थिति मिलना चाहिए। तो हम आपको बता दें, आप लोग जानते हैं
आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि भ्रूण कोश क्या होता है, 3n होता है। भ्रूण कोश क्या होता है, 3n होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा, पहले कह रहा n फिर 2n फिर 3n होना चाहिए। तो देख लीजिए, पहला में यहाँ क्या आ गया, 3n आ गया थी, तो गलत हो गया, क्योंकि पहले क्या करा n ना, तो पहले n वाला को चुनेंगे हम। पहले किसको चुनेंगे, n वाला को चुनेंगे। अब कह रहा है अंड, तो आप लोग जानते हैं जो अंड होता है वो n होता है, मतलब अगुणित। देखिएगा, इसका मतलब पहले समझ आइए, n का मतलब हो गया अगुणित। n का मतलब क्या हो गया, अगुणित, जिसको कहते हैं हैप्लोइड, इंग्लिश में कहते हैं हैप्लोइड। और 2n का मतलब हो गया द्विगुणित। 2n का मतलब क्या हो गया, द्विगुणित, जिसको कहते हैं डाइप्लोइड। क्या कहते हैं, डाइप्लोइड कहते हैं, और इसको हैप्लोइड कहते हैं। और 3n का मतलब हो गया त्रिगुणित। क्या हो गया, त्रिगुणित, जिसको टेट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा, ध्यान रखिएगा, है ना। ट्रेप्लोइड कहते हैं उसको। तो एक हो गया हैप्लोइड, डाइप्लोइड, ट्रेप्लोइड, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जानते हैं भ्रूणपोष जो होता है ये ट्रिप्लोइड होता है, 3n होता है। क्या होता है, 3n होता है। तो यहाँ तो ये भैया गलती हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा भ्रूणकोश, यहाँ भ्रूणकोश, चलिए भ्रूणकोश था ना, भ्रूणकोश कर देते हैं, है ना, एंडोस्पर्म, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा, फिर हो गया अंड। तो आप लोग अंड जानते हैं कि अंड एन होता है, चलिए बिल्कुल सही लग रहा है, पहला एन है, एन है, बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरा करा एंटीपोडल, तीसरा करा भ्रूणकोश। तो एंटीपोडल जो होता है, ये एंटीपोडल क्या 2n नहीं होता है, जानते हैं एंटीपोडल 2n नहीं होता, ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। यदि ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है अध्यावरण। अध्यावरण क्या एन होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि हमारा जो अध्यावरण होता है यानी कि ऊपर वाला लेयर होता है, ये कह रहा एन, सिनर्जिड क्या 2n होता है, और अंड क्या 3n होता है। तो आप लोग को मान लिया जाए कि अध्यावरण सिनर्जिड नहीं मालूम है, लेकिन अंड तो मालूम है। अंड जानते हैं कि अंड तीसरा नंबर में आया, तीसरा नंबर क्या 3n। आप लोग जानते हैं कि अंड 3n नहीं होता है, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ये गलत है। अंड और अंड में 3n नहीं होता है, अंड सिर्फ n होता है। जो आपको मालूम है उसी को चुनिएगा, कुछ भी ऑप्शन चुन सकते हैं, अच्छे से सोच समझ करके बस। फिर यहाँ करा पहला n, दूसरा 2n, तीसरा 3n। पहला n क्या अंडा n है, तो जी हाँ अंडा n है। करा 2n क्या बीजांड 2n है, बीजांड द्विगुणित है, तो जी हाँ बीजांड द्विगुणित है, 2n है। क्या 3n क्या भ्रूणकोश, जो भ्रूणकोश है क्या ये 3n है, तो जी हाँ ये 3n है, यानी कि करेक्ट आंसर मिल रहा है कै नंबर से, डी नंबर से। आप लोग को समझ में आ गया होगा बात, करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गया। अब यहाँ 3 तरह का क्वेश्चन तैयार हुआ, ये मत समझिएगा कि हम एक क्वेश्चन बताएं, नहीं 3 क्वेश्चन बताएं। पहला अंड क्या होता है, तो n, बीजांड क्या होता है 2n, भ्रूणकोश क्या होता है तो 3n। अब बात समझ में आया, क्लियर, आगे की ओर बढ़े। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए यहां से बताइएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या करा ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा कराय तथा निभाग होते हैं। कराय ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड होता है, वो ऑर्थोट्रोपस बीजांड में कराय बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। अब बताइएगा बीजांड द्वार, यहाँ द्वार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द्वार, यहाँ कुछ मिसटाइपिंग है, ध्यान रखिएगा, बीजांड द्वार, अच्छा बीजांड द्वार है ना, द्वारा नहीं बल्कि द्वार, बीजांड द्वार, कह रहा है बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। अब बताइएगा यहाँ बीजांड द्वार और निभाग होते हैं, बीजांड द्वार और निभाग क्या होते हैं, कह रहा है क्या बीजांड वृंत से तिरछे जुड़े होते हैं। पहला में कह रहा है कि जो बीजांड वृंत से तिरछे जुड़े होते हैं, यानी कि तिरछा होता है बीजांड वृंत से। दूसरा करा बीजांड वृंत से 90 डिग्री पर होता है। तीसरा करा बीजांड वृंत से सीधा रेखा में होता है, या बीजांड वृंत के समानांतर होता है। तो अब बताइएगा कि जो बीजांड द्वार होता है, जो बीजांड द्वार होता है, ये निभाग से कैसे होता है, बीजांड द्वार और निभाग दोनों कैसा होता है,
क्या एक दूसरे से बीजांड वृत्त से तिरछा होता है, या बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर होता है, या बीजांड वृत्त से सीधा होता है, या बीजांड वृत्त का समानांतर होता है? चलिए फटाफट कमेंट कर देंगे। आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं और आप लोग इसका डायग्राम भी बनाए हैं। आप लोग डायग्राम इसका बनाए रखे हैं, आप लोग बना चुके हैं, इसका डायग्राम हम बता रखे हैं। आप लोग पढ़े थे कि जब बीजांड द्वार होता है, निभाग होता है, तो एक तरफ का बीजांड द्वार होता है और एक तरफ का निभाग होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े थे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, हम आप लोग को पढ़ाए हैं, आप लोग पढ़े हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। जिसमें आप लोग क्या पढ़े हैं, ये जिसमें आप लोग क्या पढ़े हैं कि इसका एक तरफ आपका क्या होता है, इसका एक तरफ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, निभाग होता है। एक तरफ क्या होता है, निभाग होता है, और एक तरफ क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। एक तरफ क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। तो अब सोच के देखिए, बीजांड द्वार एक तरफ हो गया, निभाग एक तरफ हो गया, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गया, है ना, एक दूसरे के आमने सामने हो गया। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में होता है। बीजांड वृत्त से क्या होता है, सीधे रेखा में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तीसरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट आंसर। कह रहा है बीजांड वृत्त के समानांतर तो नहीं, बिल्कुल समानांतर भी नहीं होता, पैरेलल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, आमने सामने होता है, सीधी रेखा में होता है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए तेजी से कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। सर 11th क्लास लेंगे ना सर जी? 11th क्लास मंडे से होगी, वो भी इवनिंग में 4 बजे से। 11th की क्लास इवनिंग में 4 बजे से, शाम संध्या, शाम बोले या संध्या बोले या इवनिंग बोले, बोले तो 4 बजे से 11th की ऑनलाइन क्लास होगी, और वो भी मंडे से ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन को फटाफट डील कीजिएगा। जो भी 12th के बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलते रहते हैं, देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर ने हमें क्या पढ़ाया है। तो फटाफट बताइएगा। कह रहा है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? कह रहा है क्या बीजांडकाई में, या फिर कह रहा गुरु बीजाणु मातृकोशिका में, या कह रहा गुरु बीजाणु में, या फिर कह रहा आर्की स्पोरियम में, आर्की स्पोरियम में। फटाफट बता दीजिएगा कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किस जगह पर होता है, किसमें होता है, ये सभी लोग फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। आप लोग जानते हैं, है ना, पढ़े हैं एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या पढ़े हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि हिंदी देखा जाए तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कर पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा बीजाणु के अध्ययन। अब पराग तो जानते हैं जिसको कहते हैं पॉलन, क्या कहते हैं, या पॉलन ग्रेन बोले तो, है ना, ये हो गया पॉलन ग्रेन। पराग को शॉर्ट में बोलते हैं पॉलन, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जानते हैं कि पॉलन तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब तो हम पिछले क्लास में ही बताए थे, पिछले लेक्चर में, है ना, यानी कि लेक्चर नंबर आज 4 है, लेक्चर नंबर 3 में हम बताए थे कि परागकण के अध्ययन, यानी जो पॉलन होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी में क्या होता है बताए थे, स्टडी ऑफ पॉलन। स्टडी ऑफ पॉलन को क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो पैलिनोलॉजी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए नंबर। ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे।
क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे कि यहाँ आ रहा है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, शेल का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा किसका होता है, शेल का अध्ययन होता है। उसके बाद क्लियर है, क्या क्वेश्चन करें सर आप पर कब चालू होगा, बिल्कुल आप चालू है, आपको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं V4 बायोलॉजी, V4 बायोलॉजी एप्लीकेशन को आप लोग सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल एप्लीकेशन रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 बता दें करा है 68 में, क्या करा 68 में, चलिए देखिएगा, करा पॉलन ग्रेन पराग कण में, अब बताइएगा करा पराग कण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, पराग कण बोले तो पॉलन ग्रेन, अब पॉलन ग्रेन में कौन सा विटामिन होता है, क्या विटामिन बी होता है या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, पॉलन ग्रेन परागकण में कौन सा विटामिन होता है, फटाफट तेजी से कमेंट करेंगे। जो पॉलन ग्रेन होता है परागकण होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, क्या बात है, बी नंबर आ रहा, बी नंबर आ रहा, क्या बात, किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है, और जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। हम आपको बता दें कि परागकण में विटामिन बी होता है, परागकण में कौन सा विटामिन, तो विटामिन बी होता है, करेक्ट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी होता है, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, क्या बात है, बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा है बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं, यानी कि बीज के वह अंकुरन जो बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जब अंकुरित हो जाता है, गांव देहात में हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि बीज अंकुर गया है ना, जो बीज होता है वो अंकुर जाता है, तो जब बीज अंकुरित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जब भूमि के ऊपर आ जाता है अंकुरित होकर, क्या अधोभूमिका कहते हैं या फिर करा भूमियु परिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा भूमियु परिका या भूमियु परिक या परिका, परिका बेहतर लगेगा बोलने में है ना, करा भूमियु परिका या भूमियु परिक करा, या फिर करा सजीव प्रजता, सजीव प्रजता, या फिर करा इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, जो बीज का अंकुरन होने के बाद बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब भूमि से ऊपर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूम्यु परिका कहेंगे या भूम्यु परिक जिसको कहते हैं, ऐसे बोला जाए तो शुद्ध शब्द क्या होता है, भूम्यु परिक होता है, लेकिन हम भूम्यु परिका बोल सकते हैं, जैसे कि कहते हैं क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चावल, लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं चौरा, है ना, जस्ट उसी प्रकार से कुछ भूम्यु परिक शुद्ध शब्द है, लेकिन हम इसे भूम्यु परिका से याद रख सकते हैं कि जब अंकुरन हो जाता है बीज में और उसका भाग भूमि से ऊपर आ जाता है, भूमि से ऊपर आ जाता है तो भूम्यु परिका कहते हैं, क्या कहते हैं, भूम्यु परिका कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा बीजांड के वृंत को कहते हैं, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया, फ्यूनिकल्स कहते हैं, तो ऑप्शन तो बिल्कुल आप लोग को दिख गया है ना, करा कॉर्निकल कहते हैं या फिर करा न्यूसेलस कहते हैं या फिर करा पैडिसल कहते हैं, आप बताइएगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर तेजी से फटाफट फटाफट तेजी से बताइएगा, फटाफट तेजी से बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर आया है, लेकिन किन्हीं का गलत भी आ रहा है, सी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। तो हम बता दें आप लोग को, क्या बात, क्या बात, रविंद्र रविदास। अच्छा, रविंद्र रविदास बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ना। क्या रहा? फ्यूनिकल। हम पढ़ाए हैं कि बिजांड के वृंत को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। अब बताइए, जिनका आंसर आ रहा है डी, डी आ रहा है, क्या पेडिसल, ध्यान रखिएगा, या जिसको कहते हैं पेडिकल, ये क्या आप लोग पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्या बिजांड वृंत का भाग होता है? ये बिजांड वृंत का भाग होता है नहीं ना। बिजांड वृंत को यहाँ पूछ रहा है ना, ध्यान रखिएगा। न्यूसेलस, न्यूसेलस भी नहीं होगा। कह रहा है कोरेनिकल, तो कोरेनिकल भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्रेनिकल, सॉरी ध्यान रखिएगा, क्रैनिकल, तो ध्यान रखिएगा करानकल भी नहीं होगा, क्योंकि जो बिजांड के वृंत होता है, वो बिजांड के वृंत को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल बोले तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं बिजांड वृंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। करा वह स्थान जहां बिजांड बिजांड वृंत से जुड़ता है, वह स्थान जहां बिजांड किससे जुड़ता है? बिजांड वृंत से जुड़ता है, क्या कहलाता है? तो जहां बिजांड बिजांड वृंत से जुड़ता है, क्या कहलाता है? क्या चलाजा कहलाता है? सोच लीजिए, बिल्कुल पढ़े हैं लेसन नंबर 2 में, पलट के एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि सर क्या पढ़ाए हैं और क्या ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। जो पढ़ाए हैं जस्ट उसी का ऑब्जेक्टिव है। पहला चलाजा, दूसरा कह रहा बिजांड द्वार, तीसरा कह रहा बिजांड का, चौथा कह रहा नाभिका। तो हम आपको बता दें कि उस स्थान पर जहां बिजांड बिजांड वृंत से जुड़ता है, वह जगह, वह स्थान क्या कहलाता है? तो नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। जहां पर बिजांड किससे जुड़ता है? बिजांड वृंत से जुड़ता है। जहां पर बिजांड बिजांड वृंत से जुड़ता है, उस भाग को नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। ऐसे अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को डायग्राम के साथ पढ़ाएं। यदि यहाँ डायग्राम हम आपको शो कर देंगे तो बिल्कुल आप लोग को समझना आसान हो जाएगा, तो टेंशन ना लें। और आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं कि यदि आज जो ये सभी चीजों का हम डायग्राम आपके साथ यदि शेयर कर दें तो आप लोग को समझने में बिल्कुल आसानी होगा। जो चीज आपको याद होगा, भूल गए होंगे, वो चीज फिर से वापस याद आ जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में नाभिका, बिजांड का, बिजांड द्वार, चला जाए, ये सब दिमाग से निकल गया होगा, ये सब है क्या? जैसे ही फिगर देखिएगा, इसका डायग्राम देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम कॉपी पर बना रखे हैं और डायग्राम आपके दिमाग में छप जाता है। आपको पता चल जाता है कि हमने ये टॉपिक को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, तुरंत याद आ जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 के तरफ हम लोग आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 72। चलिए फटाफट तेजी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा? आवृत्त बीजियों में मादा युग्मकोत भेद करा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये मादा युग्मकोत भेद है ना। करा मादा युग्मकोत भेद कहलाता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ करा एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड। अब बताइएगा क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है, या फिर करा भ्रूणकोष कहलाता है, या फिर एम्ब्रियो, या फिर युग्मनज जायगोट। तो फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे क्या कहलाता है। मादा युग्मकोद्भिद क्या कहलाता है आवृत्त बीजियों में? मादा युग्मकोद्भिद इसमें से कौन है? फटाफट तेजी से बता दीजिएगा, मादा युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? तेजी से सभी लोग फटाफट कमेंट कर देंगे, तेजी से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, आंसर भी बिल्कुल राइट आ गया है। एम्ब्रियो शेक कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश बोले तो एम्ब्रियो शेक कहते हैं। ये क्या है? आवृत्त बीजियों का मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद है। करेक्ट आंसर आपका बी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। एक बार आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को यदि देख लेते हैं, क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है, अंदाजा मिल जाता है कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन सर हमें बता रहे हैं, सर हमें पढ़ा रहे हैं।
तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का रहा, आवृतबीजियों में सबसे सामान्य प्रकार के बीजांड है। अब बताइएगा कि जो आवृतबीजी होता है इसमें सामान्य प्रकार का बीजांड कौन होता है? क्या एम्फिट्रोपस सामान्य प्रकार का बीजांड है, या एट्रोपस, ध्यान रखिएगा है ना, एट्रोपास क्या है, ये सामान्य प्रकार का बीजांड है एट्रोपास, या फिर एनाट्रोपास ये क्या है, सामान्य प्रकार का बीजांड है, या फिर कह रहा है सर्सिनोट्रोपास, ध्यान रखिएगा है ना। तो बताइएगा, तेजी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं करेक्ट आंसर क्या कहलाता है, एनाट्रोपास का नाम आप लोग सुने हैं, एनाट्रोपास। तो यहाँ करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, करा सामान्य प्रकार का ना, और सामान्य प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपास कहते हैं। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल ये सब रट्टा मार जाना है, ये सब बिल्कुल रट्टा मारने वाला है, बिल्कुल याद कर लेना है, रट जाना है। याद हो जाएगा तो एग्जाम में मजा आ जाएगा। हम बता दें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। इस प्रकार का तो छोड़िए, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, और फिर हो सकता है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सब टॉपिक को, ये सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? अब खाने वाला चीज आ गया ना, तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन तो आप लोग जानते हैं कि भैया एप्पल का खाया जाता है, यानी सेब का खाया जाता है, और बिल्कुल सही आंसर आ गया है बी नंबर, सेब। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या नंबर सर, सी का। ध्यान रखिएगा, इसका जूसी हेयर खाया जाता है, नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नारंगी का कौन सा भाग खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो जूसी हेयर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी नंबर। पुष्पासन पूछ रहा है तो एप्पल याद रखिएगा, ज्यादा नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, आप लोग कंफ्यूज होने लगिएगा। ध्यान रखिएगा, ये बीज शरीफा और लीची की यदि बात करें, कह रहा है सर शरीफा, तो बता दें हम इसका बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, बीज चोल, ध्यान रखिएगा ना, बीज चोल खाया जाता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75। ये रहा क्वेश्चन नंबर 75। करावृत बीजी पादप में क्रियाशील करा बृहद्र जीवाणु किसमें विकसित होता है? अब बताइएगा, बृहद्र जीवाणु किसमें विकसित होता है? पहला कह रहा है भ्रूणकोश, दूसरा कह रहा प्रागकोश, तीसरा भ्रूणकोश, और चौथा बीजांड, ध्यान रखिएगा। तो फटाफट बताइएगा, एक कह रहा भ्रूणकोश, एक है भ्रूणकोश, एक है प्रागकोश, एक है बीजांड। तो तेजी से फटाफट आप लोग कमेंट कर देंगे, कमेंट कर देंगे, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो शेक, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भ्रूणकोश, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है भ्रूणकोश एम्ब्रियो शेक। जो क्रियाशील बृहद जीवाणु होते हैं, या यह बीजाणु, बृहद बीजाणु जो होते हैं, ये बृहद बीजाणु किसमें विकसित होता है, तो एम्ब्रियो शेक में विकसित होता है, भ्रूणकोश में विकसित होता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, जो मेगास्पोर्स होता है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 76। क्या करें सर, टेस्ट कब होगा? टेस्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा, टेस्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट के लिए आप लोग फ्री रहिए। कह रहा है अनावृत बीजी पादप में भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। अब बताइएगा, जो अनावृत बीजी पादप होता है उसमें भ्रूणपोष की उत्पत्ति कह रहा है किससे होती है? क्या प्रागनलिका से भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है? तो जानते हैं कि बिल्कुल प्रागनलिका से तो कभी हो ही नहीं सकता है, पॉलन ट्यूब से। कह रहा है क्या मादा गैमेटोफाइट से, ध्यान रखिएगा, मादा गैमेटोफाइट, मादा गैमेटोफाइट से, या फिर कह रहा है त्रिनिषेचन से, या फिर कह रहा है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से।
द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से, है ना। अब ध्यान रखिएगा, डाइप्लोइड कर रहा है, डाइप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे, आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति फीमेल गामेटोफाइट से होता है। अभी आप लोग देखिए पीछे के क्वेश्चन में बस उसी को घुमाया हुआ है कि भ्रूणकोष की उत्पत्ति किससे होता है, तो मादा गामेटोफाइट से होता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, फीमेल गामेटोफाइट। क्या हो जाएगा, फीमेल गामेटोफाइट। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे और वीडियो को पुनः चालू करके आप लोग कॉपी में फिर टिक लगाते चले जाएंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ये रहा क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है। किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है। क्या गेहूं के अंडाशय में एक बीजांड होता है, या धान के अंडाशय में एक बीजांड, या आम के अंडाशय में एक बीजांड, या सभी। तो हम बता दें, गेहूं के अंडाशय में एक बीजांड होता है, बिल्कुल सही है। धान में भी एक बीजांड होता है, आम में भी अंडाशय में एक बीजांड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग भीति होती है। अब बताइएगा, पराग भीति क्या होती है। क्या एक स्तरीय होती है, यानी कि पॉलन ग्रेन। और आप लोग पढ़ें कि जो पॉलन ग्रेन में लेयर होता है, पॉलन ग्रेन में जो लेयर होता है वो कितना लेयर पढ़े, 2 लेयर पढ़े हैं ना। पहला करा एक स्तरीय, दूसरी स्तरीय, त्रिस्तरीय और बहुस्तरीय। अब पहला एक स्तरीय, आप लोग जानते हैं कि एक स्तर, एक लेयर तो पॉलन ग्रेन में होता नहीं है। एक लेयर, जब एक लेयर होता तो एक स्तरीय कहलाता, जब 2 लेयर होता है तो द्विस्तरीय कहलाता है। और आप लोग जानते हैं पॉलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, पॉलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है ना। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होता है, कौन कौन होता है ना। तो एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। जैसे कि ये हो गया पॉलन ग्रेन, ये क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। परागकण हो गया, परागकण के ऊपर कितना लेयर आप लोग पढ़े हैं, 2 लेयर, एक लेयर और ये दूसरा लेयर। दूसरा जो बाहर वाला लेयर है, इसको बाहर वाला लेयर को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाला लेयर को इंटाइन कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं ना इस बात को, इस बात को आप लोग जानते हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाहर वाला चोल को बाह्यचोल, अंदर वाला चोल को अंतःचोल कहते हैं। और ये अंदर हो गया पॉलन ग्रेन। तो 2 चोल होता है ना, तो द्विस्तरीय हो जाएगा। करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है, नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी अच्छा है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है वायु परागण किसमें नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट VBI पूछा गया क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक को उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वायु परागण किसमें नहीं होता है, या पूछ सकता है वायु परागण किसमें होता है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपका कह रहा ए है, ये है ना, कह रहा सालविया, ध्यान रखिएगा, है ना। अब कह रहा पहला घास में, दूसरा मक्का में, तीसरा गेहूं में और चौथा सालविया में। अब वायु परागण किसमें नहीं होता है, यहाँ नहीं वाला सिस्टम जो पूछ रहा है ना, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होता है, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ नहीं वाला सिस्टम पूछ रहा है, नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं। आप लोग घास में तो जानते हैं कि घास में वायु परागण होता है। घास में परागण होता है किसके द्वारा, वायु के द्वारा। VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिएगा, यहाँ कई ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पूछा जाता है कि घास में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मक्का में परागण किसके द्वारा होता है, तो हम आपको बता दें मक्का में भी परागण वायु के द्वारा ही होता है। पूछेगा गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है,
तो गेहूं में भी परागण वायु के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, एयर पॉलिनेशन होता है गेहूं में। तो गेहूं में, मक्का में, घास में, सब में एयर पॉलिनेशन होता है, वायु परागण होता है ना। और लेकिन जो साल्विया है, ध्यान रखिएगा, ये साल्विया में वायु परागण नहीं होता है। अब यहाँ कह रहा है किसमें वायु परागण नहीं होता है, तो आप लोग जान गए आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, साल्विया। साल्विया में क्या होता है? वायु परागण नहीं होता है। साल्विया में क्या होता है? वायु परागण नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस, फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। बिल्कुल, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल राइट है डी नंबर, बिल्कुल आपका राइट है। क्यों, कैसे राइट है? क्योंकि वायु परागण तीनों में हुआ, लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि जो साल्विया होता है, ये साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है, यानी कि कीट के द्वारा होता है। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। तो यहाँ टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग हो गए। घास में परागण किसके द्वारा? तो वायु के द्वारा। पूछेगा मक्का में परागण किसके द्वारा? वायु के द्वारा। पूछेगा गेहूं में परागण किसके द्वारा? तो वायु के द्वारा। पूछेगा साल्विया में परागण किसके द्वारा? तो कीट के द्वारा। और किसमें वायु परागण नहीं होता? तो साल्विया में, क्योंकि साल्विया में कीट परागण होता है। क्लियर है? सॉल्व। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल वी फॉर बायोलॉजी। वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, और वीडियो को पुनः देख करके आप क्या करेंगे? फटाफट उसमें टिक लगा लेंगे और याद कर लेंगे। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है। अब बताइएगा कि जो भ्रूण कोश के बीच में द्वितीयक केंद्रक मौजूद होता है, वो क्या होता है? क्या चतुर्थ गुणित होता है, या फिर कह रहा है त्रिगुणित होता है, या फिर कह रहा द्विगुणित होता है, या फिर कह रहा अगुणित होता है? अब अगुणित बोले तो n, द्विगुणित बोले तो 2n, और त्रिगुणित बोले तो 3n, और चतुर्थ गुणित बोले तो टेट्राप्लॉइड बोले तो 4n। ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा फटाफट, आप लोग तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं भ्रूण कोश के मध्य में जो द्वितीयक केंद्रक होता है, ये द्वितीयक केंद्रक क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सही हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं द्वितीयक केंद्रक क्या होता है? 2n होता है। अब 2n बोले तो डाइप्लोइड होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइप्लोइड। क्लियर है? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा डाइप्लोइड। तो ये आपका राइट आंसर हो गया।